हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की बेहतर चल रही होगी। तो चलिए भाई, आज मेंसुरेशन को एंड करते हैं और चीज़ों को थोड़ा सा मिसलेनियस में देखेंगे। और एक शायद गोला वाला पार्ट यानी कि स्फेयर वाला पार्ट आपका बचा हुआ है। नॉर्मली सैटरडे को आपकी क्लास होती नहीं थी, लेकिन इस बार चल रही है पिछले एक दो बार से, क्योंकि अ, चल रही है, सिलेबस आपका एंड पे है, तो चीज़ों को कर ही लेते हैं, है ना। बाकी मंडे से हम लोग अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। बच्चे, चैप्टर डिसाइड भी हम लोगों ने मिलकर कर ही लिया है, आपने और हमने। ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर देते हैं, है ना। त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री एक अच्छा चैप्टर भी है और जल्दी भी ये हो जाएगा। तो चलिए, बस मेन चीज़ है कि आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। एग्ज़ाम आफ्टर ऑल आपको देना है, और जितना भी मैंने आपको पढ़ाया अगर आप उसका रिवीजन कर रहे होंगे तो डेफिनेटली चीज़ें आपको बहुत अच्छा परिणाम देंगे आपके एग्ज़ाम, है ना। तो शुरू कर सकते हैं क्या अपनी क्लास को? यस। चलिए, एक होमवर्क दिया था बच्चे, आई थिंक मैंने आपको। एक बार देखेंगे इस सवाल को, क्या है इसमें। देखिए एक बार। सवाल है भाई कि एक तंबू एक बेलन के आकार का है, ओके, और इसके ऊपर एक शंकु स्थापित किया गया है। बेलनाकार भाग की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 10 मीटर और 25 मीटर है। अब कह रहा है कि शंक्वाकार भाग के लिए त्रिज्या 10 मीटर और तिर्यक ऊंचाई 15 मीटर है। कह रहा है कि तो सिलाई आदि के लिए 20% अतिरिक्त कैनवास लेते हुए स्तंभ के निर्माण के लिए आवश्यक कैनवास की मात्रा ज्ञात करो, कितनी होगी। क्या आपका जवाब यहाँ होगा? जल्दी से आप मुझे बताइए। कल होमवर्क भी दिया था बच्चे, सवाल मैंने आपको, है ना। चलिए, बताएंगे इसका जवाब सभी लोग। सवाल है मैं आपको कल एक वो भी बना के दे गया था ना शायद, कि इस तरह का यहाँ पर ये बनेगा आपका डायग्राम। क्या उत्तर आया था? 2451.4। चलो देखते हैं। भाई कह रहा है तंबू एक बेलन के आकार का है। यहाँ पर हम एक बेलन बना देते हैं। चलो, ये बना दिया बेलन, ठीक है। अब कह रहा है इसके ऊपर एक शंकु स्थापित किया गया है। इसके ऊपर ये शंकु स्थापित कर दिया, एक कोण स्थापित कर दिया, है ना। टेंट ऐसे ही होते हैं ना, तंबू ऐसे होते हैं। अब कह रहा है कि बेलनाकार भाग की त्रिज्या और ऊंचाई 10 और 25 है। यानी कि इसका जो रेडियस है, ये भी और ये भी, है ना। रेडियस कितना है? 10। और ऊंचाई यानी कि हाइट कितनी है? 25। ठीक है। कह रहा है शंक्वाकार भाग के लिए त्रिज्या 10 है। भाई त्रिज्या तो इसकी भी 10 है, इसकी भी 10 है, क्योंकि इसी के ऊपर ये रखा हुआ है। तो त्रिज्या तो दोनों की सेम है। उसने बोल भी दिया कि त्रिज्या जो कोनिकल पार्ट है, शंक्वाकार हिस्सा है, उसकी भी 10 है। कह रहा है तिर्यक ऊंचाई उसकी 15 है। ये वाली उसने तिर्यक ऊंचाई आपको 15 दे दी। अब कह रहा है कि तो सिलाई आदि के लिए 20% एक्स्ट्रा कैनवास, वो तो बाद की बात है। सबसे पहले आपको बताना है कि कैनवास चाहिए कितना। कल जो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया था वो यही था कि मान लो ये पूरा तंबू बनाने के लिए हमको कितना कैनवास चाहिए, कितना हमें जो कपड़ा है वो चाहिए। आप ये मानो कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, तो वो होगी इसके सरफेस एरिया जितनी, क्षेत्रफल जितनी। और इसका सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ बताना है बस, जो गोलाकार वाला है। तो ये हो जाएगा 2πRH, और इसका कितना हो जाएगा? πRL। πRL कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ बताना है हमें, क्योंकि वक्र पृष्ठ ही हमें कपड़ा जो लगता है वक्र पृष्ठ पर ही लगता है। टोटल तो हम ऐसे काउंट करते हैं कि नीचे सर्कल का एरिया भी ले लिया, हमें उससे मतलब ही नहीं है, नीचे कपड़ा बिछाया नहीं गया है जो हम उसका क्षेत्रफल लेंगे। बस कैनवास बनाया है, मतलब एक तंबू बनाया है, उसका एरिया हमको चाहिए। तो यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हो? पाई आर कॉमन ले सकते हो। पाई आर अगर आपने कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 2H+L। तो 22/7। आर कितना है बच्चे? ये 10 है। और 2H यानी कि 2 गुणा H कितना है? 25। और L स्लेंथ हाइट कितनी है? 15। तो ये आ जाएगा 22/7 गुणा 10, और 25 दूनी 50, 50 और 15
गुणा करेंगे, जीरो तो ये लास्ट में आ जाएगा, 22 पंजे 110, 22 छिक्के 132 और 11 143 बटा 7। तो ये कितना आएगा, 7 दूनी 14, जीरो, 7 चौक 28, 2 लगभग 7 तिया 21, 2043 लगभग, अप्रोक्सीमेट मैं लेके चल रहा हूं, अप्रोक्सीमेट, है ना, लगभग आपका इतना ये बना है। या फिर इसको ऐसे ही रहने दो, अभी कैलकुलेट मत करो। वो कह रहा है कि भैया 20% एक्स्ट्रा भी ले लो, थोड़ा सा ना 20% जो कैनवास है ना वो एक्स्ट्रा भी ले लो। तो अगर मैं 20% कैनवास एक्स्ट्रा लेकर चलूंगा, 20% कपड़ा एक्स्ट्रा लेकर चलूंगा, तो क्या मुझे इसका 120% निकालना पड़ेगा, है ना। भाई होता है ना, कोई चीज बनती है तो थोड़ा सा हिस्सा उसका एक्स्ट्रा लेकर चला जाता है। कोई भी आप ट्रेलर के पास जा रहे हो या दुकान पे जा रहे हो कि भैया मुझे इतना कपड़ा मेरी पेंट कमीज के लिए चाहिए, तो थोड़ा बहुत इंच में एक आधा पौना मीटर वो भी एक्स्ट्रा काट के देगा, मीटर में नहीं सेंटीमीटर में। वैसे हालांकि देते नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत वो एक्स्ट्रा देते हैं कि भाई साहब हमने आपको लो थोड़ा एक्स्ट्रा ही दिया है, ये जो कपड़ा दिया है। तो ये वही चीज है, वो कह रहा है कि 20% हमें थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर चलना है, तो ये तो उसका एग्जैक्ट चाहिए हमको, इतना तो एग्जैक्ट चाहिए। 20% एक्स्ट्रा लेंगे तो 120% इसका निकाल दो, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप बताएंगे कितना होगा, जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, आप गुणा करेंगे कितना आएगा, जीरो, 12 तिया 36, 3 12 चौक 48 और 3 51, 5 12 एकम 12 और 5 17 बटे 7। तो 7 दूनी 14, 3 7 चौक 28, 3 7 पंजे 35, 1 7 एकम 7, अप्रोक्सीमेट 2451 के आसपास है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। भाई ये तो हमारा एग्जैक्ट था, इसमें कह रहा 20% एक्स्ट्रा लेके चलना है तो 120% निकालना है। आप सभी आंसर भी दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। चलिए आ जाते हैं अब अपने आगे की तरफ और पढ़ लेते हैं गोला वाला पार्ट, है ना। गोला वाला पार्ट पढ़ लेते हैं, गोला यानी कि स्फीयर। गोला वो मत सोचना जो आप सोच रहे हैं कि सर गोला तो सर्कल ही होता है, ऐसे गोला खींचो। वो खेलते थे जो बचपन में गोला खींच के, दरअसल वो गोला खींच के नहीं खेलते थे, आप व्रत खींच के खेलते थे, है ना। तो गोला बोला जाता है स्फेयर को, यानी कि जैसे ऐसी आकृति, देखो यहां पर मैं उसे रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा, मैंने घन को रिप्रेजेंट कर दिया था, घनाभ को रिप्रेजेंट कर दिया, बेलन को कर दिया, शंकु, सब कुछ दिख रहा था आपको कि हाँ सर इस तरीके से दिखा होगा। लेकिन अगर आप कहोगे सर गोला बनाकर दिखाओ, स्फीयर बना के दिखाओ बोर्ड पे, तो बच्चे नहीं बना सकता, बस यही बनाऊंगा और आप कहेंगे सर ये तो सर्किल है, ये तो वृत्त है। हाँ ये दिखने में आपको वृत्त लगेगा भैया, लेकिन ये वृत्त नहीं है, गोला है। स्फीयर, आप कोई बॉल देखो, क्रिकेट बॉल होती है, टेनिस बॉल होती है, फुटबॉल होती है, वॉलीबॉल होती है, वो सब होते हैं ना, ये गोला है, ये स्फेयर है, जिनके अंदर स्पेस होता है, जिनके अंदर, देखो हमारी पृथ्वी को लोग गोलाकार कहते थे पहले, लेकिन वो गोलाकार नहीं, चपटी है, थोड़ा सा इस तरीके से इलिप्टिकल है, हल्की सी इलिप्टिकल, है ना। तो सोच, मतलब आप उतना साइंस में मत घुसो, बस थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि मान लो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी गोल है, ऐसा मान के चलो, है नहीं, मान लो, एक आपको एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूँ, पृथ्वी गोल है, हम सब पृथ्वी के अंदर रह रहे हैं और पृथ्वी ने हम सबको बाहर से कवर किया हुआ है, तो वही चीज होती है गोलाकार, है ना, कि आपकी स्फेरिकल। तो ये एक स्फेरिकल बॉल है, इसके अंदर कहीं इसका एक सेंटर होगा, एक इसका केंद्र होगा, केंद्र से वही रेडियस होगा, त्रिज्या होगी, बस इसके फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। आप कहेंगे सर एग्जैक्ट सर्किल दिख रहा है नहीं, दिख रहा है लेकिन है नहीं। तो यहां पर अगर मैं इसके फॉर्मूलेज की तरफ जाऊं तो इसका सबसे पहले बात करते हैं आयतन यानी कि वॉल्यूम की। बच्चा आयतन क्या होगा, आयतन होगा 4/3 पाई r क्यूब। क्या होगा बच्चे, 4/3 पाई r क्यूब, ये इसका वॉल्यूम यानी कि आयतन होगा। अगर मैं इसके सरफेस एरिया की बात करूं, सरफेस एरिया, थोड़ी सी राहत आपको यहां मिलेगी, सरफेस एरिया, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पर बच्चे एक चीज बड़ी अच्छी होती है कि जब भी मैं गोले की या स्फीयर के क्षेत्रफल की बात करता हूं, तो चाहे वो कर्व्ड सरफेस एरिया हो, चाहे वो टोटल सरफेस एरिया हो, इसमें अलग अलग नहीं होता है, इसमें एक ही सरफेस एरिया होता है, एक ही क्षेत्रफल होता है, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर। तो बस इसमें आपको दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं।
एक तो आयतन का 4/3 पाई r क्यूब, और एक इसके सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल। भाई इसका कर्व और टोटल अलग अलग नहीं होता है भाई, एक ही तो गेंद है, आप किधर भी चले जाओ एक जैसी दिखेगी आपको, है ना, कहीं भी कुछ डिफॉर्मेशन नहीं है इसमें। तो आप कहेंगे सर एक ही सरफेस एरिया है, और सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा अर्धगोले के बारे में भी बता देता हूँ साथ के साथ। अर्धगोला, अर्धगोला, अर्धगोले को बोलते हैं हेमिस्फेयर। हेमिस, है ना। वो कैसे दिखाया जाता है, कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है, इस तरीके से दिखाया जाता है। तो इसका एक केंद्र होता है, ये इसकी रेडियस त्रिज्या होती है। मतलब हेमिस्फेयर का मतलब है कि आप किसी गेंद को, आप किसी बॉल को बीच में से काट दो, बीच में से अगर आप काट दोगे तो आप थोड़ा सा अपने दिमाग में इमेज बनाओ कि अगर मैं बॉल को बीच में से काट दूं तो वो कैसी दिखेगी, है ना। आप कोई ऑरेंज लो, ऑरेंज को बीच में से काट दो, तो कटने के बाद वो कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा ना। बाउल होता है, कटोरी होता है, कटोरा होता है, बड़ा वाला कटोरा जो होता है, इसमें आप चाय पीते हो सुबह सुबह, है ना, लड़ जाते हो कप में नहीं पीऊंगा चाय, कटोरा चाहिए। और आपका अपना कटोरा अलग होगा, है ना, अपना कटोरा अलग हो, उसमें चाय नहीं मिली तो फिर फजीते हैं भैया। तो वही कटोरा चाहिए जो मेरा है, और भर के चाहिए मुझे। मुझे मतलब नहीं है कि आज दूध कितना है, मुझे मेरी कटोरा भर के चाय चाहिए। तो मम्मी भी हमारी प्रो लेवल की होती हैं, उतना ही पानी डाल देती हैं, है ना। तो वही कटोरा आपका हेमिस्फेयर यानी कि आपका अर्धगोला होता है। अब इसके फॉर्मूले की बात करूं तो इसका वॉल्यूम यानी कि आयतन, इसका आयतन क्या हो जाएगा बच्चे, आयतन हो जाएगा इसका 2/3, यानी कि उसका आधा। जो आपका गोला था ना, जो गोला था उसका आधा, तो 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई r क्यूब है इसका वॉल्यूम। अगर मैं बात करूं इसके दोनों सरफेस एरिया होते हैं, इसका वक्र और टोटल इसके दोनों होते हैं, क्योंकि इसकी शेप अलग अलग होते हैं, ये वाली शेप अलग है और ऊपर वाली शेप अलग है। तो अगर मैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करता हूं, वक्र प्रस्थीय क्षेत्रफल, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। और अगर मैं इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कितना हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। तो इसके दोनों होते हैं, है ना। हमने गोले के केस में बोला था मैंने कि उसका केवल सरफेस एरिया बोलेगा एग्जामिनर, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर। लेकिन अगर वो हेमिस्फेयर यानी कि अर्धगोले की बात करेगा तो दोनों चीज मेंशन करेगा, है ना, 2 पाई r स्क्वायर और 3 पाई r स्क्वायर। चलिए चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यस, आते हैं इस पे और देखिए इसमें क्या है। चलिए भाई, बताएंगे जरा इसका जवाब क्या होगा जी।
कह रहे कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया बताओ कितना होगा। बताएंगे बच्चे, ये व्यास है, ये व्यास है यानी कि डायामीटर है 1/2 सेंटीमीटर। अगर मैं इसके रेडियस त्रिज्या की बात करूंगा तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो त्रिज्या हो जाएगी 1/4 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया पूछा है, कितना होता है 4 पाई r²। और इसने पाई को पाई रखा है तो अच्छी बात है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी हमको। 1/4 का स्क्वायर तो ये आ जाएगा 4 × पाई × 1/16। 4 × 4 = 16 और आपका आंसर आएगा पाई/4। कितना आएगा बच्चा? पाई/4 आपका सही जवाब है। सिंपल है ना, कितना आसान है। आगे चलते हैं, ये सवाल बताइए जरा। कह रहा है यदि एक गोले का आयतन 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब आयतन, तो गोले का व्यास डायमीटर बताओ क्या होगा। बच्चे गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³ है ना। और ये कितना दिया हुआ है 36 पाई। पाई से पाई उड़ा दो, 4 से जाएगा 4 नाम 36 और 3 की 9 में गुणा होगी, r³ आएगा 27। और यहां से r कितना आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ घनमूल ऑफ 27, है ना भैया। देखो ये घन है, r³ है, और घन को अगर मैं उधर लेकर जाऊंगा तो एक घनमूल बन जाएगा। तो घनमूल ऑफ 27 कितना होता है 3। ये तो त्रिज्या आ गई, लेकिन उसने पूछा है व्यास। जल्दबाजी में आंसर 3 को नहीं लगाना है, देखना है कि सवाल ने पूछा क्या है, उस बात पे ज्यादा गौर करनी है। तो अगर रेडियस 3 है बच्चा, हमसे डायामीटर पूछा है, दोगुना ऑफ रेडियस 2 × 3 यानी कि हमारा जवाब होगा 6 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है ना। तो जल्दबाजी में एक बच्चा ने लगा भी दिया है, कोई बात नहीं। आगे चलिए, चलो इसके मैं कुछ रेशियो वाले फॉर्मूले भी लिखवा देता हूं। आपको दो गोले दिए हुए हैं, गोला 1 और गोला 2। गोला 1 आमिर खान वाला गोला है ना, मूवी थी ना आमिर खान वाली, कौन से गोले से है ये कैसा गोला है ना। तो वहां पर यहां पर अगर आयतन यानी कि वॉल्यूम का कुछ रेशियो है बच्चा, कुछ वॉल्यूम का रेशियो है AB, तो इसकी त्रिज्या का यानी कि रेडियस का रेशियो होगा घनमूल ऑफ A और घनमूल ऑफ B। घनमूल ऑफ A उल्टा लिख दिया, घनमूल ऑफ A और घनमूल ऑफ B, ये इसकी त्रिज्या का होगा। अगर आपको सपोज त्रिज्या का रेशियो दिया हुआ है A और B, अगर त्रिज्या का रेशियो और आपसे वॉल्यूम आयतन का रेशियो पूछेगा, आपने क्यूब कर देना है, A³ और B³ और आपसे अगर सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल का पूछेगा तो आपने स्क्वायर कर देना है, A² और B²। ये आपका सेकंड पार्ट है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है ना। तो यही दो बातों पर आपने थोड़ा सा गौर करना है कि अगर दो आपको स्फीयर का आयतन वॉल्यूम दिया हुआ है, आपको रेडियस त्रिज्या निकालनी है तो घनमूल आप कर देंगे, और अगर त्रिज्या दी हुई है तो वॉल्यूम निकालना है तो क्यूब करेंगे, और अगर सरफेस एरिया निकालना है तो बच्चा स्क्वायर करेंगे रेशियो में। मैं हर तरह के आपको रेशियो को साथ लेकर चल रहा हूं क्योंकि सवाल बनते हैं रेशियो, तो हमें ज्यादा सोचना ना पड़े, डायरेक्ट हमारा दिमाग वहीं जाए, इसीलिए मैं रेशियो वाले भी आपको लिखवा देता हूं। कह रहा है यदि दो गोलों का आयतन का अनुपात 8:27 है तो दोनों के पृष्ठ क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा। आयतन का रेशियो दिया हुआ है और पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है। बच्चे दो गोले हैं, पहला और दूसरा, इनके वॉल्यूम का रेशियो कितना है 8 और 27। सबसे पहले तो इनकी त्रिज्या का रेशियो निकालो, त्रिज्या का रेशियो निकालोगे, फिर उसके बाद में आप सरफेस एरिया के पास जाओगे। तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3। अब ये त्रिज्या का रेशियो आ गया तो अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकाल दो। भाई त्रिज्या का आ गया ना, अब सरफेस एरिया निकाल दो, पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दो। उसके लिए मैंने बोला स्क्वायर करना है त्रिज्या का। अभी तो बताया मैंने बच्चे आपको कि अगर रेडियस त्रिज्या का रेशियो आ गया तो सरफेस एरिया के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहां स्क्वायर कर दो आप, आपका आंसर कितना होगा 4:। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। ठीक है, तो रेशियो वाले सवालों में मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को अब कोई दिक्कत होगी। इस सवाल पे आएंगे जरा।
कुछ मिसलेनियस सवाल है, आज की क्लास ज्यादा लंबी नहीं जाएगी, जल्दी खत्म हो जाएगी, है ना। कुछ मिसलेनियस है, मिसलेनियस में मैंने किस तरह के सवाल रखे हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। एक गोलाकार गुब्बारे में और अधिक हवा भरने पर की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर से बढ़ के 10 सेंटीमीटर हो जाती है, और बड़ा हो गया। फिर अब मूल गुब्बारे और फुलाए गए गुब्बारे के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, क्या होगा। त्रिज्या बढ़ गई, अरे वाह। भाई त्रिज्या कितनी हुई है, अब देखो ये सवाल ना आपके लिए बड़े आसान होने चाहिए। कह रहा है पुरानी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और नई त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अगर मैं त्रिज्या का रेशियो लूंगा बच्चा, तो त्रिज्या का रेशियो होगा 1:2। आपसे कह रहा है इनके पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया का रेशियो बता दो कितना होगा। अगर मैं सरफेस एरिया का रेशियो पूछूंगा तो आप इनका स्क्वायर कर दोगे, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। आंसर कितना हो जाएगा, 1:4। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब, है ना। कितना सिंपल है, बस चीजें समझनी चाहिए। और आपने पूरे मेंसुरेशन में एक चीज यहाँ फील की होगी कि इट्स ऑल नथिंग बट फॉर्मूला। सब कुछ फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला आता है तो सवाल आता है, और नहीं आता तो सवाल नहीं आएगा, है ना। तो उस पे आपको बहुत सारा काम करना है। इस सवाल को देखिए जरा। सवाल है भाई, एक ठोस अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो त्रिज्या बताओ कितनी होगी। अर्धगोला, यहां बात हो रही है हेमिस्फेयर की, और हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बच्चा, हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 3 πr², है ना। तो 3 × पाई का मान है 22/7 इंटू r² बराबर कितना है, 42। तो 3 से जाएगा 14 बार, r² कितना होगा, 14×7 = 98/22, है ना। तो 2 से जाएगा 11 बार, 2 से जाएगा 49। बच्चे आर कितना होगा, √49/11। अब आप जानते हैं कि जो ये 49 है, ये तो रूट से बाहर आ सकता है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, आएगा कि नहीं। भाई 49 अगर है तो ये 7 का स्क्वायर होता है, तो 7 बाहर आ जाएगा और √11 नीचे बचेगा। तो आपका आंसर आएगा, त्रिज्या पूछा है, व्यास त्रिज्या पूछी है, तो त्रिज्या आप कहेंगे 7/√11। ये आपका सही जवाब। ये सवाल पे आएंगे, जरा इसको देखिए। कह रहा है किसी ठोस अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अर्धगोले के समतल पृष्ठ व्यास की लंबाई बताओ। व्यास पूछ रहा है, समतल पृष्ठ यानी कि देखो इस तरीके से कह रहा है आपसे, ये कोई गोला है, ये समतल पृष्ठ, ये नीचे वाला, इसका व्यास पूछा है, मतलब वही पूछा आपसे। आपको रेडियस निकाल के उसका डबल करना है, व्यास पूछा है। समतल पृष्ठ के व्यास की लंबाई बताओ क्या होगी। अर्धगोले का व्यास पूछा है। देखो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 3 πr², 1848। तो 3 × पाई का मान है 22/7 इंटू r² बराबर 1848। यस। तो 3 से जाएगा कितनी बार, 3×6 = 18, 3 × 1 = 3, 3×6 = 18। 22 से जाएगा, 22×2 = 44, 22×8 = 176। r² कितना आ जाएगा, 7×8 = 56, 7×2 = 14 और 5×19। आर कितना आएगा, √196, और ये कितना आ गया, 40। बच्चे ये तो त्रिज्या है, ये तो रेडियस है, ये तो त्रिज्या है, ये तो रेडियस है। और रेडियस अगर है, हमें निकालना है डायमीटर, 2 गुना होता है, तो 2 × 14, आंसर कितना होगा, 28।
ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऐसे ही सवाल बनेंगे आपके एग्जाम में अगर बने तो, ऐसे ही बनेंगे अगर बने तो। सारा खेल फॉर्मूले का होगा, आपने फॉर्मूला पुट करना है और चीजें सॉल्व करनी है। तो चलिए, ये कुछ बात हुई है गोले की और अर्धगोले की। अब आ जाते हैं थोड़े से मिसलेनियस क्वेश्चंस की तरफ। बच्चे, मिसलेनियस में हम किस तरह के सवालों पे फोकस करने वाले हैं? आपने अगर थोड़े से पीवाईक्यूज देखे होंगे, प्रीवियस ईयर देखे होंगे, या फिर आप अगर मॉक टेस्ट वगैरह लगाते होंगे, तो एक आध सवाल आपको ऐसा टकराया होगा कि किसी वृत्त की जो भुजा है, ओ सॉरी, वृत्त की भुजा कह रहा हूँ, किसी वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दी तो उसके क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा? किसी आयत की लंबाई इतना परसेंट बढ़ा दी, चौड़ाई इतना परसेंट कम कर दी तो क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा? किसी गोले की त्रिज्या इतना परसेंट बढ़ा दी तो आयतन पर क्या फर्क पड़ेगा? है ना? तो इस तरह के सवाल जहां प्रतिशत चेंज आएगा, है ना, प्रतिशत चेंज आएगा जहां पर, वो सब मैंने मिसलेनियस में रखे। मिसलेनियस मतलब 2D और 3D में जितनी भी आकृति हमने पढ़ी हैं, उन सभी के मैंने यहाँ पर मिसलेनियस में परसेंटेज वाले क्वेश्चन रखे हैं। बस कंडीशन क्या है, डिस्क्लेमर है कि आपको सबके फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए भुजा का स्क्वायर होता है। किसी भी आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। किसी भी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा D1 गुणा D2। बच्चे, एक बच्चा अगर फॉर्मूला याद करने के लिए कोई ट्रिक नहीं है। आपको एक पेज लेना है, खाली A4 सीट, उस पर बीच में से ऐसे लाइन खींचनी है, और एक पेज आपको 2D फॉर्मूलेज का बनाना है, एक पेज 3D का, और सामने चिपका देना है अपनी टेबल पे। बस उसको रीड आउट करना है और उसके ऊपर सवालों को प्रैक्टिस करना है, दैट्स ऑल। कोई ट्रिक नहीं है याद करने की। और बिना फॉर्मूले के सवाल अगर करने की सोच रहे हो, छोड़ देना, पर सवाल को परेशान मत करना अगर एग्जाम में आए और आप सोचो कि बिना फॉर्मूले के कोशिश, किसी और सवाल में दिमाग लगाना, क्योंकि ये सवाल मेंसुरेशन के बिना फॉर्मूले के नहीं बनेंगे बेटा, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सवालों से और देखते हैं पहला सवाल क्या है। सवाल में जरा देखेंगे। मंडे से ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे, त्रिकोणमिति। छोटी सी दो तीन तीन चार क्लास में उसको कंप्लीट भी करते हैं ना। है बहुत बड़ा पार्ट, लेकिन उसको हम वही कंसाइज फॉर्म में पढ़ेंगे जैसा हमने मेंसुरेशन पढ़ा है। ओके। तो कह रहा है कि यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं का माप 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि। देखो, आपको दो चीज आनी चाहिए। आपको परसेंटेज का ज्ञान होना चाहिए, हुआ है सर, पढ़ लिया हमने। आपको थोड़ा सा रेशियो का ज्ञान होना चाहिए, वो भी है सर। और तीसरा और मेन पार्ट है कि आपको जिस भी आकृति की बात कर रहा है उसके क्षेत्रफल के फॉर्मूला पता होना चाहिए। मतलब जो भी पूछ रहा है आकृति का पता होना चाहिए, और जो पार्ट पूछ रहा है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए का फॉर्मूला। अब हमसे कह रहा है कि वर्ग की भुजा, तो मैंने कहा परसेंटेज वाला पार्ट क्या पता होना चाहिए कि इस परसेंटेज का फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए। कितना होता है? 1/2। परसेंटेज का फ्रैक्शन बच्चा कितना होता है? 1/2। अब दूसरी बात क्या पता होनी चाहिए कि उसने बोला है वर्ग के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है बच्चे? भुजा का स्क्वायर। तो आप जरा मुझे बताओ कि भुजा का स्क्वायर अगर है तो इसमें भुजा कितनी बार आई है? कितनी बार भुजा आई है? आप कहेंगे सर भुजा आई है 2 बार। भाई स्क्वायर है ना, भुजा कितनी बार आई है फॉर्मूले में? सर 2 बार। और वो कह रहा है भुजा में 50% की वृद्धि होती है। तो एक बार अगर मैं वृद्धि करता हूं तो हमारा रेशियो कितना हो जाएगा? 2 से बढ़ के 3 हो जाएगा। और उसने तो 2 बार वृद्धि करने को बोला है फॉर्मूले में। क्षेत्रफल में भुजा 2 बार आती है, तो बच्चे एक बार और आप 2 से 3 कर दोगे, इसको गुणा करोगे 4, इसको गुणा करोगे 9। नीचे जो आया है ये क्षेत्रफल का रेशियो बन गया, है ना। आपने भुजा का गुणा कर दी, भुजा गुणा भुजा। तो कितने की वृद्धि आई है? 5 की वृद्धि हुई है। और प्रतिशत वृद्धि अगर बताना है तो 5/4 गुणा 100। तो ये जाएगा 25 बार, और 25 पंजे 125%। ये आपका आंसर।
ये आपका सिंपल सा आंसर है। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि फॉर्मूले में अगर कोई भुजा 2 बार आई है, 2 बार के लिए 2 बार वृद्धि हो रही है ना, 50-50% की भुजा 2 बार है, तो वो ये वाला फॉर्मूला भी लगा देते हैं, a+b+a×b/100, ये भी लगा देते हैं, ये भी आप लगा सकते हो। ए और बी का मान 50-50% रखना, बात बन जाएगी। लेकिन ये कब के लिए वैलिड है? जिन भी फॉर्मूले में केवल भुजा 2 बार आती हो। ओके, यस। ये सवाल करिए जरा, देखेंगे भाई सवाल को क्या है सवाल में। कह रहा है कि यदि किसी भूमि के आयताकार भूखंड की लंबाई एवं चौड़ाई को क्रम से 10% और 8% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी बताओ। अब बात यहां हो रही है किसकी? बात हो रही है आयताकार भूखंड की, आयताकार भूखंड की। तो हम कहेंगे कि सर 10%, पहले जितने भी परसेंटेज हैं सबको फ्रैक्शन में बदल लो, 1/10। और 8% का फ्रैक्शन क्या होता है? 8/100। 4 से जाएगा 4 दूनी 8, और 4 से जाएगा 25, 4 से जाएगा 25 बार। तो सवाल कह रहा है कि लंबाई 10%, चौड़ाई 8% बढ़ाई है, तो क्षेत्रफल की बात कर रहा है, क्षेत्रफल की। तो आप जरा मुझे बताओ आयताकार का क्षेत्रफल कितना होता है? आप कहेंगे सर क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि एक बार लंबाई लेंथ आई है, एक बार चौड़ाई ब्रेथ आई है। उसने लंबाई को भी 10% बढ़ाया, चौड़ाई को भी 10% बढ़ाया, तो लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी? 10 से बढ़ के 11। और चौड़ाई कितनी हो जाएगी बच्चा? चौड़ाई हो जाएगी 25 से बढ़ के 27, तो बढ़ जाएगी ना। अगर एरिया की बात करेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा, गुणा करेंगे 250, और गुणा करेंगे 27 एकम 27, 27 एकम 27 और तो, यानी कि एरिया 250 से बढ़ के 297 हो गया। कितने की इंक्रीमेंट हुआ है? 47 का। प्रतिशत वृद्धि बतानी है तो 47/250 और इंटू 100। तो 25 दूनी 50, या 50 दूनी 100, 50 पंजे 250, 43 दूनी 94/5। तो 5 एकम 5, 4, 5 अट्ठू 40, 5 अट्ठू 18.8% की वृद्धि होगी या कमी होगी? सर उसका एरिया 250 से बढ़ के 297 हुआ है, तो वृद्धि हुई है, कमी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। बच्चे आप कहेंगे 18.8% की वृद्धि होगी, बिल्कुल सही है। चलेंगे आगे, ये सवाल देखिए जरा, देखेंगे बच्चे इस सवाल में क्या है। इस तरह का सवाल बनने के चांस हैं आपके एग्जाम में, मेंसुरेशन के, बन सकता है। इस पे ज्यादा फोकस रखना बच्चे, परसेंटेज वाले पे। बहुत आसान सवाल बनाता है रेलवे मेंसुरेशन से, तो ये बहुत आसान वाला पार्ट है। सर हम आज ही कोर्स लिए हैं तो अभी से मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा क्या? भाई वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन हमारा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है ना, लगभग कंप्लीट ही होने वाला है। तो 10-15 दिन में हमारा सिलेबस एंड हो जाएगा। अब आप देखो अपना एग्जाम के हिसाब से आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। रिकॉर्डेड फॉर्म में सारी वीडियो पड़ी हुई है। कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी? अब आपको वृत्त के बारे में बात कर रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। सर वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। क्या होता है? πr²। और कह रहा है त्रिज्या में 25% की कमी हुई है। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है बच्चे? 1/4। अब दूसरी बात आप देखो कि उसने वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में बोला, वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में। तो वृत्त के क्षेत्रफल में उसकी त्रिज्या कितनी बार आई? पाई से हमें मतलब नहीं है, कोई भी कांस्टेंट टर्म से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है जो उसकी भुजा या उसकी त्रिज्या वगैरह है। मान लो किसी का फॉर्मूला है सपोज 4πr², है ना, तो हमें 4 पाई से मतलब नहीं है अगर प्रतिशत वृद्धि या कमी का सवाल आएगा। हमें मतलब है केवल और केवल उसकी त्रिज्या से। 4 पाई कांस्टेंट टर्म है, रेशियो के टाइम पे दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा।
दोनों तरफ से 4 पाई कट जाएगा, है ना, बचेगा क्या, उसकी त्रिज्या वो बढ़ेगी या कम होगी, है ना। तो उसने कहा भैया 25% की कमी हुई है, तो 4 से कितनी हो जाएगी, 3 पहली बार। लेकिन हम देखेंगे कि फॉर्मूले में त्रिज्या कितनी बार आई है बच्चा, आर का स्क्वायर है, 2 बार है, तो 2 बार 4 से 3 कर देंगे, ये होगा 16 से 9। कितने की कमी आई है, आप कहेंगे सर 7 की कमी है। और प्रतिशत कमी अगर हमें बताना है तो 7/16 और इंटू 100। 4 से जाएगा 4 बार, 4 से जाएगा 25 बार, 25 सत्ते 175/4, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 43.75% कमी आई है। वृद्धि होती तो फिर आपका जवाब ये होता। एक बच्चा इसका आंसर बता रहा है, कुलदीप ये तो देखो उसने बोला क्या है, उसने बोला 25% की कमी हुई है, ना कि वृद्धि। आगे चलते हैं, इस सवाल पे आएंगे जरा। कह रहा है एक घन की प्रत्येक भुजा 50% की वृद्धि की जाती है, तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, पृष्ठ क्षेत्रफल में। अब बात हो रही है घन की, और घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, कोई सा भी हो, कुल पृष्ठ हो, वक्र पृष्ठ हो, फर्क नहीं पड़ता है। कुल पृष्ठ होगा 6a², वक्र पृष्ठ होगा 4a²। मैंने कहा कांस्टेंट टर्म से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे 4 हो 6 हो, फर्क पड़ेगा भुजा से। किससे, भुजा से। तो पृष्ठ क्षेत्रफल कुल ही ले लेते हैं 6a², फर्क 6 से पढ़ना ही नहीं है, आप 4a² देख लो। फर्क पड़ेगा इस भुजा से, कितनी बार आई है, यहां से फर्क पड़ेगा। तो 50% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/2। कह रहा 50% की वृद्धि हुई है, तो 2 से 3 और 2 से 3 2 बार करेंगे, क्योंकि इसमें भुजा 2 बार आई है। हमें 6 से मतलब नहीं है, 6 दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाना है जब हम रेशियो लेंगे। तो भाई यहां से भी मान लो ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, तो 6 इंटू भुजा का स्क्वायर और 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, तो 6 तो दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाना है, इसीलिए मैं 6 से कोई ज्यादा संबंध नहीं रखता हूं। तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, कितना बढ़ा भैया उसका पृष्ठ क्षेत्रफल, सर 5। परसेंट में वृद्धि बताना है, तो परसेंट में वृद्धि होगी 5/4 गुणा 100। आप कहेंगे सर 125%, बिल्कुल सही होगा ऑप्शन 125%। ठीक है, ये सवाल देख लेते हैं। छोटी सी क्लास है, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है आपकी, है ना। छोटा सा पार्ट बचा हुआ था, कुछ मिसलेनियस का और थोड़ा सा गोला वाला पार्ट, वो मुझे कंप्लीट कराना था, इसीलिए मैंने आपकी सैटरडे में भी क्लास रखी थी। मैंने कहा बचा हुआ पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, वो मंडे में शिफ्ट नहीं होना चाहिए। मंडे में हम फ्रेश माइंड से ट्रिग्नोमेट्री लेकर आएंगे, टेबल पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, वो रटना है हमें। पहले ही बता दूं आपको, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आप बुक से देख लेना, आप गूगल से डाउनलोड कर लेना, उसको पढ़ के आना। cos 30, साइन 0 से लेकर साइन 90 तक की वैल्यू, cos 0 से लेकर cos 90, टेन, सेक, कॉट, कोसेक, सबकी वैल्यू आप टेबल बुक से देखकर पढ़ ले आना। समझ में आए ना आए कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा दूंगा। आप बस उसको, आपको जब मैं यहाँ दिखाऊं तो आपको नया नहीं लगना चाहिए। सारा खेल उस टेबल का ही है, हम उस टेबल से ही रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि हम ज्यादा डिटेल में ट्रिग्नोमेट्री के में नहीं जाएंगे, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम रहेंगे। और सिलेबस में आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है, कुछ फॉर्मूलेज बेसिस पूछता है, उन्हें बाद में देखेंगे। मंडे को आप वो टेबल पढ़ के आना, देखना कि है क्या, ऐसे विजुअलाइज तो कर ही सकते हो 5-10 मिनट, ताकि आपको नया ना लगे जब आप मंडे को पढ़ रहे होगे। कह रहा है यदि किसी बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए, ऊंचाई 40% कम कर दी जाए, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना परसेंट कम होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए सर, वो होता है 2πRh। मैंने आपको बताया कि हमें कांस्टेंट टर्म यानी कि 2π से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है जो चीज चेंज होती है। भाई 2π की वैल्यू कभी चेंज थोड़ी होगी, ऐसा थोड़ी है किसी फॉर्मूले में पाई का मान 22/7 है, किसी में 33/7 है, नहीं ना। हमने हर जगह पाई की वैल्यू 22/7 रखी है, 2 का मान 2 ही रहेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि हमें कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती उनको कांस्टेंट बोलते हैं। तो हमें कांस्टेंट टर्म से मतलब नहीं है, जिनकी वैल्यू चेंज होगी, रेडियस और हाइट, इनकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, इनसे हमें मतलब है। तो एक बार त्रिज्या आई है, एक बार ऊंचाई आई है। अब कह रहा है त्रिज्या में 10% की वृद्धि, 10% का फ्रैक्शन 1/10,
और ऊंचाई में 40% की कमी, 40% का फ्रैक्शन 2/5। इसका फ्रैक्शन क्या है? 2/5। अब कह रहे हैं कि त्रिज्या में तो 10% की वृद्धि हुई है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 10 से बढ़ के 11। और उसके ऊंचाई में 40% की कमी हुई है, तो ऊंचाई 5 से घट के कितनी बचेगी? 3। तो गुणा करेंगे, 10 पंजे 50, गुणा करेंगे 33। भैया कितने की कमी आई है? सर 17 की कमी आई है। और परसेंटेज कमी अगर हमें बताना है तो हम कहेंगे 17/50 और इंटू 100। 50 दूनी 100, 17 दूनी 34% की कमी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही। इस तरह के परसेंटेज वाले सवाल आप आराम से कर सकते हो ना? कोई दिक्कत है आपको? नहीं है, कैसा भी आ जाए, बस क्या देखना है सवाल में सबसे पहले जो चीज दी हुई है, आकृति दी हुई है, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसके कांस्टेंट टर्म से मतलब नहीं है, जो चीज वेरिएबल है, चेंज होती है, उससे मतलब है। और फिर कितना परसेंट बढ़ा रहा है या घटा रहा है, उसे करके मल्टीप्लाई करके अपना आंसर बता सकते हैं। चाहे वो आयतन पूछे, चाहे वो पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे, एनीथिंग आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आप आराम से कर सकते हो। बच्चे अब ये हम आज मेंसुरेशन को यहाँ पर एंड कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मेंसुरेशन खत्म हो गया। मेंसुरेशन अपने आप में बहुत बड़ा है। मैंने कंसाइज फॉर्म में पढ़ाने की कोशिश की, जितना आपके प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग मैंने एनालिसिस किया, वहां जो सिनेरियो रहा है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाने की मैंने कोशिश, क्योंकि अगर कंप्लीट मेंसुरेशन में घुसेंगे तो एक महीना, 1-1 घंटे की क्लास अगर हम करते हैं, 50-55 मिनट की क्लास में 1 महीना लग जाएगा। 1.5 घंटे, 1.25 घंटे क्लास रखेंगे तो कम से भी कम 10, 12, 15 क्लासेस चाहिए। तो ठीक है, अब आप आराम से इस चीज को रिवाइज करिए। फॉर्मूलेज तो मैंने सारे लिखवाए हैं आपको, और ज्यादा आपको सोचना नहीं है ऐसा वैसा ये वो। जो है उस पर ज्यादा फोकस करना है, जो नहीं है उस पर उतना फोकस हमें नहीं करना है। बाकी अब मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास मंडे को ट्रिग्नोमेट्री पार्ट के साथ। क्लास छोटी 40-42 मिनट की थी, क्योंकि आपका टॉपिक ही खत्म हो गया ये, है ना? तो थैंक यू, बाय बाय।